नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। एपीएन के लोकप्रिय कानूनी प्रोग्राम लीगल हेल्पलाइन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इसमें हमारे कानूनी विशेषज्ञ रोजमर्रा की जिंदगी की समस्याओं से जुड़े कानूनी मसलों पर आपकी शंकाओं का समाधान करते हैं। आप भी इस प्रोग्राम से जुड़ सकते हैं और फोन करके कानूनी राय ले सकते हैं। आज हम आपको हाईजैकिंग से जुड़ी हुई कानूनी जानकारी देंगे और इस विषय पर तफसील से जानकारी देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर अधिवक्ता और कानूनी विशेषज्ञ नवीन पांडे जी। बहुत बहुत स्वागत है नवीन जी आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। शुक्रिया नेहा जी। जी, तो नवीन जी आपको इस विषय से जुड़ी हुई बहुत ही विस्तार से जानकारी देने वाले, लेकिन उससे पहले अगर आपका कोई सवाल है तो आप हमें जुड़ सकते हैं इस खास कार्यक्रम के जरिए हमारे साथ। और इस खास कार्यक्रम के साथ ही आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं 0120612793 पर कॉल करके। 0120612793 पर भी आप हमें कॉल कर सकते हैं और हाईजैकिंग से जुड़ी हुई कानूनी जानकारी आप ले सकते हैं। अगर आपका कोई सवाल है तो फोन उठाइए, नंबर घुमाइए और अपना सवाल आप पूछिए। तो नवीन जी, सबसे पहला और महत्वपूर्ण सवाल यही है कि हाईजैकिंग की परिभाषा क्या है। सबसे पहले तो हमारे दर्शकों को समझाइए और इसके लिए सजा का क्या प्रावधान है। नेहा जी, जब भी कोई व्यक्ति हाँ। अवैध रूप से जानबूझकर और किसी प्रकार के बल का प्रयोग करके या धमकी देकर या किसी भी अन्य प्रकार की धमकी या तकनीकी माध्यम से जब कोई विमान को अपने कब्जे में लेता है ना, और विमान ऐसा होना चाहिए जो कि सेवा में लगा हुआ हो। तो सेवा में लगे हुए विमान को जब कोई व्यक्ति अनाधिकृत तरीके से और अवैध तरीके से अपने कब्जे में लेता है, किसी भी प्रकार के बल या तकनीकी या धमकी देने के सहारे या किसी भी प्रकार की जोर जबरदस्ती के साथ में, तब ये माना जाता है कि उस व्यक्ति ने विमान का अपहरण किया है। ठीक है। साथ ही साथ ऐसे व्यक्ति जो कि किसी भी प्रकार से ऐसे व्यक्ति का सहयोग कर रहे हों, है ना, जो विमान को कब्जे में ले रहा है, बेशक वो व्यक्ति पर्सनली वहां पे इन्वॉल्व नहीं होता, बट अगर किसी भी प्रकार से तकनीकी सहायता हो गया या किसी प्रकार की भी सहायता यदि प्रदान कर रहा है, तो उस व्यक्ति को भी विमान अपहरण का आरोपी माना जाएगा। साथ ही साथ यदि कोई व्यक्ति है ना, जो कि फंडिंग कर रहे हैं इस तरह की गतिविधि के लिए, तो वो भी एक प्रकार से आर्थिक मदद की श्रेणी में आता है और वह व्यक्ति भी जो है विमान अपहरण का आरोपी होता है। जहां तक सजा का सवाल है, तो यदि अपहरण के दौरान कोई बंधक व्यक्ति या फिर किसी सुरक्षा कर्मी की यदि मृत्यु हो जाती है, तो उस स्थिति में उसमें जो है मृत्यु दंड का प्रावधान किया गया है। और यदि किसी की मृत्यु नहीं होती है, केवल विमान का अपहरण किया जाता है, तो उस स्थिति में आजीवन कारावास का प्रावधान है। इसके साथ में जो आरोपी व्यक्ति है उसकी चल एवं अचल संपत्ति को भी जब्त किया जा सकता है। तो ये सजा के प्रावधान है विमान अपहरण। ऐसे व्यक्ति से इस तरह के अपराध में अगर कोई व्यक्ति शामिल होता है तो जमानत देने के लिए क्या शर्तें रहती है? जी देखिए, जमानत का जो प्रावधान है वो एंटी हाईजैकिंग एक्ट के धारा 12 में इसका प्रावधान किया गया है। इसमें ये कहा गया है कि जो आमतौर पर दंड प्रक्रिया संहिता या अभी के टाइम में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में चाहे जो कुछ भी प्रावधान हो बेल से संबंधित, उनका जो है बहुत ज्यादा यहाँ पर किसी आरोपी को जो बेनिफिट है वो नहीं मिलेगा। इस अधिनियम में यह प्रावधान किया गया है कि कोई भी व्यक्ति यदि हिरासत में है और जमानत पर या अपने स्वयं के बॉन्ड पर रिहा होने का प्रयास करता है या आवेदन करता है, तो सबसे पहले तो जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर है उनको इस प्रकार के आवेदन का विरोध करने का
जो है सफिशिएंट टाइम और अपॉर्चुनिटी दिया जाना चाहिए। विरोध करने के अवसर और समय दिए जाने के बाद में यदि जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर है वे विरोध अपना दर्ज कराते हैं बेल को लेकर के, तो जो भी डेजिग्नेटेड कोर्ट है जो कि सुनवाई कर रही है इस तरह के बेल एप्लीकेशन की, उसको जो है ये सुनिश्चित करना होगा कि जो व्यक्ति अपराध का दोषी मतलब जो व्यक्ति है वो केवल आरोपी है और अपराध का दोषी नहीं है, और जमानत पर रहते हुए उसके द्वारा कोई भी अपराध करने की संभावना नहीं है। जब तक इस बात की पुष्टि नहीं कर लेती है अदालत, तब तक जमानत नहीं दिया जाता है। जी तो जी जी ठीक है सर, ये बताइए कि इस तरह के मामलों की जांच और मुकदमों के लिए किन अधिकारियों को शक्ति प्रदान की गई है? देखिए, इस अधिनियम में ये कहा गया है कि केंद्र सरकार अधिसूचना जारी करके केंद्र सरकार के किसी अधिकारी या एजेंसी को या यहाँ तक कि किसी पुलिस अधिकारी को भी जांच के लिए अधिकार दे सकता है या उनको जो है नियुक्त कर सकता है कि वो जांच कंप्लीट करें इसमें। और जो भी व्यक्ति, चाहे वो बेशक वो व्यक्ति जो है पुलिस विभाग का ना हो, कोई अन्य अधिकारी हो या कोई अन्य जांच एजेंसी हो, उसके पास भी पुलिस के बराबर की जो है शक्तियां होती हैं अन्वेषण और अभियोजन करने के लिए। और जितने भी पुलिस अधिकारी हैं और सरकारी अधिकारी जो भी इसमें नोटिफिकेशन के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं इन्वेस्टिगेशन के लिए, उन्हें इस कानून के तहत सरकार की मतलब उनको इतने पावर्स होते हैं, है ना, कि वे इन्वेस्टिगेशन को सही तरीके से कंप्लीट कर सके और प्रोसिक्यूट कर सके व्यक्ति को। तो कोई भी व्यक्ति जिसको अधिसूचना के द्वारा केंद्र सरकार नियुक्त करती है वही इन्वेस्टिगेट कर सकता है और मुकदमा चला सकता है। सर ये बताइए कि वायु अपहरण या हाईजैकिंग के अपराध के लिए सजा क्या होगी, और यदि इससे किसी बंधक या सुरक्षा कर्मी की मृत्यु हो जाती है तो फिर क्या रहता है आगे प्रावधान? देखिए, यदि कोई भी व्यक्ति किसी विमान के अपहरण का आरोपी है और उसके विरुद्ध जो है दोष सिद्धि हो जाती है, तो यहाँ पर दो चीजें हैं। यदि केवल विमान अपहरण के मामले में दोष सिद्धि होती है तो ऐसी स्थिति में उम्र कैद तक की सजा जो है उस आरोपी को दी जा सकती है या दोषी को दी जा सकती है। वही यदि आरोपी ने जिस समय विमान का अपहरण किया, अपहरण करने के दौरान उसमें यात्री भी थे जिनको बंधक बनाया गया, या केबिन क्रू, पायलट, सुरक्षाकर्मी, इनको भी बंधक बनाया गया होगा, और जिन लोगों को बंधक बनाया गया, चाहे वो बंधक हो या कोई सुरक्षाकर्मी हो, यदि इस अपहरण के दौरान उनकी मृत्यु हो जाती है तो ऐसी स्थिति में आरोपी को जो है मृत्यु दंड की सजा सुनाई जाती है जी। इसके अलावा जो भी चल एवं अचल संपत्ति है, यदि अदालत चाहे तो उनको भी जब्त करके और अपने कब्जे में लेकर के फिर सरकार को ट्रांसफर कर सकती है। तो ये सजा के प्रावधान है इस अधिनियम के तहत। जी सर, ये बताइए कि इस तरह के अपहरण में या हाईजैकिंग का अपराध में शामिल होने के आरोप में किसी व्यक्ति की संपत्ति को जब्त करने की क्या प्रक्रिया रहती है, इसमें क्या कानून है? देखिए, जब भी कोई जांच अधिकारी है ना अपना इन्वेस्टिगेशन कर रहा होता है और जांच के दौरान उसे यह विश्वास करने के लिए पर्याप्त कारण यदि दिखते हैं कि कोई संपत्ति है, चाहे वो चल संपत्ति हो या अचल संपत्ति हो या दोनों प्रकार की संपत्ति हो सकते हैं, है ना, और ऐसी ये संपत्ति जो है वो विमान अपहरण के अपराध किए जाने के दौरान जो है इनको अर्जित किया गया है। और यदि इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को ऐसा प्रतीत होता है कि आरोपी जो है इस संपत्ति को छिपाने की कोशिश कर सकता है या कहीं और अंतरित करने की कोशिश कर सकता है या किसी अन्य प्रकार से संपत्ति का निपटान कर
सकता है। तो इनके कारण को दर्ज करते हुए जो भी संपत्ति है जिसके ऊपर संदेह बन रहा है कि अपराध के फलस्वरूप उसको अर्जित किया गया है, उस संपत्ति को जब्त किया जा सकता है। साथ ही साथ जो जब्त करने के लिए सबसे पहले तो जो है इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर एक आदेश जारी करेंगे और आदेश की प्रति जो है वो तामील करानी होती है आरोपी के ऊपर। इसके बाद में जो ऑर्डर पास किया हुआ है इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ने जब्ती के लिए, इसकी पुष्टि उनको जो विनिर्दिष्ट न्यायालय होता है उनके समक्ष भी जो है इसकी कॉपी को फॉरवर्ड करना होता है और 48 घंटों के अंदर जब्ती के आदेश की पुष्टि करानी होती है न्यायालय से जी। यदि न्यायालय इस आदेश की पुष्टि कर देता है फिर तो जितनी भी संपत्ति है जिसके ऊपर संदेह किया जा रहा है वो सारी संपत्ति जब्त कर ली जाएगी। वहीं दूसरी तरफ यदि न्यायालय को लगता है कि नहीं यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ने कोई गलती की है और जब्ती के आदेश जो है वो कंफर्म नहीं किए जाने चाहिए, तो न्यायालय के पास में यह भी ऑप्शन होता है कि इस ऑर्डर को रिजेक्ट कर दे। और यदि ऑर्डर रिजेक्ट कर देता है इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर का तो उस केस में संपत्ति जो है वो जब्त नहीं की जाएगी। लेकिन वही यदि 48 घंटों के अंदर न्यायालय भी उस ऑर्डर को कंफर्म कर देती है फिर सारी संपत्ति जो है वो जब्त कर ली जाती है। सर ये बताइए कि इस पूरे मामले में जैसे हाईजैकिंग के जो मामले आते हैं उसमें सुनवाई के लिए विशेष अदालत की स्थापना की जाती है, वो कैसे होती है? देखिए, हाईजैकिंग के मामलों की सुनवाई करने के लिए जो विशेष अदालत की स्थापना की जाती है इसके लिए शक्ति जो है राज्य सरकारों को दी गई है। राज्य सरकारें अपने राज्य के उच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायमूर्ति होते हैं उनकी सहमति से अधिसूचना जारी कर सकती हैं और उस अधिसूचना के तहत किसी सेशंस न्यायालय को स्पेशल कोर्ट डेजिग्नेट कर सकती है और ऐसे क्षेत्रों के लिए डेजिग्नेट किया जा सकता है जैसा कि उस अधिसूचना के अंदर में राज्य सरकार जो है वो मेंशन करती है। अब इसके तहत जो प्रावधान है वो इसलिए किया गया है कि जो हाईजैकिंग के मामले हैं इनका शीघ्र विचारण किया जा सके और ये जो विशेष न्यायालय स्थापित किए जाते हैं इनके ऊपर ये भी जिम्मेदारी होती है कि शीघ्र विचारण के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए ये दिन प्रतिदिन मामले की सुनवाई करें और जितनी जल्दी से जल्दी हो सके इनका विचारण कर और अपना निर्णय जो है वो पारित करें। जी ठीक है। सर ये बताइए कि हाईजैकिंग के अपराध के लिए अभियोजन चलाने के लिए क्या पूर्व अनुमति की जरूरत होती है? जी हाँ, देखिए हाईजैकिंग जो है बहुत ही सीरियस ऑफेंस माना गया है एंटी हाईजैकिंग अधिनियम के तहत और इसके अंदर विशेष करके ये प्रावधान किया गया है कि इस अधिनियम के तहत यदि कोई अपराध घटित होता है और किसी व्यक्ति के ऊपर जो है अभियोजन चलाना है या कोई इन्वेस्टिगेशन करना है या कोई किसी भी प्रकार से कानूनी प्रक्रिया चलानी है तो केंद्र सरकार की पूर्व मंजूरी लेना आवश्यक होता है जी। बिना केंद्र सरकार की पूर्व मंजूरी लिए किसी भी प्रकार का अभियोजन या अन्वेषण इस अधिनियम के तहत जो है वो प्रतिबंधित। तो आवश्यकता पूर्व अनुमति की इस अधिनियम के तहत है जी। जी सर ये भी बताइए कि वायु अपहरण या फिर हाईजैकिंग के अपराध में शामिल होने के आरोप में किसी व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए क्या प्रक्रिया रहती है, क्या प्रोसीजर उसका रहता है? देखिए आमतौर पर क्योंकि ये जो है क्रिमिनल ऑफेंस होता है एंटी हाईजैकिंग के अंदर तो इस वजह से भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के जो नियम है वो सारे नियम और प्रावधान जो है इस पर लागू होते हैं। हालांकि इसके अलावा कुछ विशेष प्रावधान भी जो है वो एंटी हाईजैकिंग एक्ट में किए गए हैं।
जैसे कि जब भी कोई आरोपी जिसके खिलाफ ये आरोप लगाया जाता है कि वह हाईजैकिंग का आरोपी है, उसको जब किसी मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत किया जाता है ना, तो जी। मजिस्ट्रेट जो है यदि न्यायिक मजिस्ट्रेट है ना, जुडिशियल मजिस्ट्रेट अगर है, उनके समक्ष यदि प्रस्तुत किया जाता है तो अधिकतम 30 दिन तक का रिमांड जो है जुडिशियल मजिस्ट्रेट की तरफ से दिया जा सकता है। लेकिन वही यदि एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के समक्ष यदि प्रस्तुत किया जाता है तो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के पास में अधिकतम 7 दिन तक के रिमांड को प्रदान करने की शक्ति होती है। लेकिन यदि मजिस्ट्रेट को यह ऐसा प्रतीत होता है कि आरोपी को हिरासत में रखना आवश्यक नहीं है, तो मजिस्ट्रेट उस समय, है ना, ऐसे व्यक्ति को जो भी डेजिग्नेटेड कोर्ट है जिसको विचारण के लिए यहाँ पर अपॉइंट किया गया है राज्य सरकार के द्वारा, उस कोर्ट के समक्ष जो है ऐसे व्यक्ति को फॉरवर्ड कर सकती है, ताकि जो भी कॉम्पिटेंट कोर्ट है वो इस मामले का विचारण कर सके। जी, चलिए सर, बहुत शुक्रिया सर, वक्त की कमी है। बहुत बहुत शुक्रिया नवीन जी आपका, आपने बहुत ही विस्तार से जानकारी हमारे दर्शकों को दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ लीगल हेल्पलाइन में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।